नमस्कार, उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी की हरियाणा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदार का प्रसाद भी उन्हें भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में लगातार मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया। पीएम से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञ समिति 2 की ओर से संस्तुत कुल 2123 मेगावाट क्षमता की 21 जल परियोजनाओं के विकास और निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा 3 रोपवे परियोजनाएं सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ रोपवे, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे और काठगोदाम नैनीताल को राज्य सरकार की ओर से विकास और संचालन के लिए ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सख्त भू कानून लागू करने की मांग चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय लिया था कि नगर निकाय के बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद के प्रावधान में इतर खरीदी गई जमीनें सरकार में निहित होंगी। सीएम धामी के इस निर्देश के बाद से शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में इसकी जांच की जाएगी। साथ ही अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस बाबत जांच के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार उठती सख्त भू कानून की मांग पर सीएम धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले विधानसभा बजट सत्र के दौरान वृहद भू कानून लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही 27 सितंबर को सीएम धामी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो एक ही परिवार के 1 से अधिक सदस्यों का अलग अलग नाम से खरीदी गई है जमीन, उसकी भी जांच कराई जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ को लेकर की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ का उपचुनाव बीजेपी को अपने हाथों से खिसकता नजर आ रहा है, तो सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो जान का खतरा देखकर बीजेपी का कोई भी मंत्री और विधायक वहां के लोगों का दुख बांटने नहीं गया। केदारनाथ की जनता अभी उन मुद्दों को नहीं भूली है जिन पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है, जिनको लेकर के वहां के स्थानीय निवासियों को आघात लगा है। फिर चाहे दिल्ली में केदारनाथ धाम स्थापित करना हो या मंदिर में सोने की चोरी का प्रकरण हो। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को नजदीक देख करके भाजपा सरकार ने वहां पर घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अगस्त मुनि में कल 25 घोषणाएं की हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता पूछ रही है, जब आपदा का दौर था, जब वहां की जनता पीड़ा में थी, वहां के व्यापारियों के रोजगार पर चोट हो रही थी, 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, तब कहां थे ये आपके कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जी? तब तो आपने वहां की पीड़ा समझने की जहमत नहीं उठाई। लोगों को अपने होटल और रिजॉर्ट की जो है किस्त भरनी भारी पड़ रही है। वो सोच रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। देखिए, हमारी सरकार की एक टॉप प्रायोरिटी रही है विकास, विकास और केवल विकास। और आप किसी भी क्षेत्र में देखें, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और जन समस्याओं का तुरंत निवारण करने की दिशा में लगातार काम करते हैं और जनता सराहती है। और कांग्रेस को तो केदारनाथ की याद अब आ रही है क्योंकि वहां पर उपचुनाव है। अभी तक जो केदारनाथ में को लेकर पूरी एक सुप्तावस्था में थे और लगातार सनातन को कोसते रहते थे, आज उनको उपचुनाव आने पर केदारनाथ की याद आई है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस का जो
एक स्याह चेहरा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में से 5-5 प्रतिभावान छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के भारत दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत ये काम किया गया है, जिसमें हर ब्लॉक में 5 बच्चों का चयन भारत भ्रमण के लिए होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को निःशुल्क नोटबुक भी वितरित की जाएगी, लेकिन इसका प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में ये गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इसके 2 भाग हैं। इसमें पहले भाग में तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है भारत भ्रमण कराया जाता है, जिसमें प्रति ब्लॉक 5 बच्चों को जो है भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है, उसमें जो है निःशुल्क नोटबुक जो है बच्चों को वितरित की जाएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव जो है शासन स्तर पर विचाराधीन है, उसमें भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। और हरियाणा में बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में मिली जीत पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मिली जीत पर जश्न मनाया। आतिशबाजियां की, एक दूसरे को बधाई दी और उन्हें मिठाई भी खिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता ने जिस तरह से एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी पर भरोसा जताया है, इससे साफ है कि भाजपा आम लोगों के हित के लिए काम करती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जता करके ये साबित किया है कि प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी ही जरूरी है। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में बीजेपी के एक बार फिर से जीत पर देहरादून के अंदर कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, वो जश्न मना रहे हैं। पटाखे फोड़कर, ढोल नगाड़े बजाकर, नाचते हुए यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट देकर एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो विकास के नाम पर ही वोट डालते हैं और एक बार फिर से उन्हें बीजेपी की ही जरूरत है। तो देहरादून के जश्न की तस्वीरें, जहां पर पटाखे फोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की जीत का। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जीत की हैट्रिक बीजेपी ने हरियाणा में लगाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं हरिद्वार से वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा के नेताओं को बधाई दी है। साथ ही राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को राज्य में पूर्णतया समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्वागत योग्य कदम इसे बताया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। वहीं पंचायत निकाय चुनाव एवं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी की सभी तैयारियां पूर्ण है और लगातार संगठन भी अपना काम कर रहा है। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी अपनी जीत दर्ज करेगी। हर खबर के संवाददाता अभिनव नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है। मुख्यमंत्री एवं वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। धन्यवाद। अगर बात करें, आज जो है हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है, साथ साथ जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ रहा है। इस रूप में देखते हैं आप, क्योंकि एक तरफ जो है कांग्रेस भी लगातार कह रही थी कि इस बार जो सरकार हरियाणा में वह बनाएंगे, लेकिन पासा जो है कुछ और ही होगा। देखिए, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज रहा है पिछले 10 सालों का, उस पर मुहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है। कारण यह है कि जो पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहां पर खट्टर साहब जी ने जो काम किया, चाहे भर्ती हो, चाहे किसानों से संबंधित मसले हों, व्यापारियों से संबंधित मसले हों, तमाम मसलों पर उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ काम किया है। और दूसरी बात यह है कि वहां की जनता ने, जो लोग वहां पर
जातिवाद की राजनीति कर रहे थे, एक वर्ग विशेष की राजनीति की बात कर रहे थे, उसको जनता ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबको साथ लेकर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की पार्टी नहीं है। वो सबका विचार करती है, समग्रता में विचार करती है। उस पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगाई है। यूसीसी को लेकर लगातार लंबे समय से जो चर्चाएं चल रही थी, अब जो है मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कर दिया है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर जो है पूर्णतया राज्य में जो है यूसीसी लागू हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं उसको? मैं बहुत बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। और उन्होंने यूसीसी जो है 9 नवंबर को हम लागू कर देंगे राज्य स्थापना दिवस पर, अच्छा उन्होंने निर्णय दिया है। और मैं समझता हूं कि इससे विशेष करके जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, विशेष करके उनकी जो जीवन है, उनकी जो सोच है, उसमें एक अंतर आएगा और उनका जो जीवन जीने का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर बात करें केदारनाथ उपचुनाव होना है, साथ ही साथ निकाय के चुनाव भी यदि होने हैं, तो पार्टी की अगर तैयारियों की बात करें तो पार्टी की तैयारियां क्या है आगामी चुनाव को लेकर? अब देखिए, इस संबंध में अगर आप पार्टी अध्यक्ष जी से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सतत सक्रिय संगठन है। जैसे हमारा काम करने का तरीका है, पार्टी का जो संगठन को लगातार आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का जिस तरह से कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे सत्ता हो या ना हो, संगठन का काम सदैव चलता रहता है। तो जो चुनाव होंगे, क्योंकि हरिद्वार को छोड़कर पूरे राज्य में पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय के भी चुनाव होने हैं और एक विधानसभा पर भी चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए सदैव तैयार है। अगर बात करें केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, तो क्या बीजेपी जो है वहां पर अपना विजय लहराएगी? निश्चित रूप से। देखिए, वहां पर पहले भी भाजपा की सरकार रही है, भाजपा का विधायक रहा है और फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हर खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यह थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जो है पूर्णतः 9 यूसीसी लागू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें हरियाणा उपचुनाव की, तो हरियाणा में जो है बीजेपी ने कोई सरकार बनाती दिख रही है और उन्होंने जो है हरियाणा में जो है बीजेपी को भी बधाई दी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता
और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर के शहरों द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों को संजोते हुए 75 शहरों की स्वच्छता स्टोरी को साझा किया गया है, जिनमें से 10 स्टोरी उत्तराखंड की है, जो उत्तराखंड और शहरी विकास विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस उपलब्धि पर आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग को बधाई दी है। साथ ही आशा व्यक्त की है कि अगर नगर निकाय भी इसका अनुसरण करते हुए अपने नगर निकायों में भी अभिनव प्रयास करेंगे और अपने नगर निकायों और प्रदेश को स्वच्छता के उच्च मानकों तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ को लेकर के की गई 39 घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ का उपचुनाव बीजेपी को अपने हाथों से खिसकता नजर आ रहा है, तो सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो जान का खतरा देखकर बीजेपी का कोई भी मंत्री और विधायक वहां नहीं गया। केदारनाथ की जनता अभी उन मुद्दों को भूली नहीं है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके पैरों से केदारनाथ भी फिसल रहा है, इसीलिए चुनावी पुलाव उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार का मंगलौर और अब केदारनाथ में जिस तरह से लोक लुभावने घोषणाएं योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता ये भूली नहीं है कि जब उनके वहां आपदा आई थी तो एक मंत्री, एक विधायक, एक पदाधिकारी आपका उनका सुख दुख बांटने के लिए या उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। सबको अपनी जान के खतरे की पड़ी रही। और तो और जो आपने अपमान केदार बाबा का किया है, चाहे वो आपने सोना चोरी प्रकरण में आपकी उदासीनता हो, चाहे वो QR कोड मामला हो, चाहे वो गर्भगृह से। और खटीमा से भारत नेपाल सीमा स्थित श्री सिद्ध महाकालेश्वर महादेव मंदिर 22 पुल खोलड़िया में दुर्गा पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कलश शोभा यात्रा विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री सिद्ध महाकालेश्वर महादेव मंदिर में गाजे बाजे के साथ शुरू होकर मेला घाट जगबूढ़ा मंदिर में जल भरने के बाद पुनः श्री सिद्ध महाकालेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर आयोजक मंडल द्वारा कलश सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर प्राप्त करने वाली श्रद्धालु महिलाओं को 11 अक्टूबर को आयोजित मां भगवती जागरण के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। कलश शोभा यात्रा में क्षेत्र की श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बार हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 14वां श्री सिद्ध महाकालेश्वर महादेव में मां दुर्गा की पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें जो है हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा, बाहर के आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 11 तारीख को मां भगवती का विशाल जागरण है। 10 तारीख को इसमें एक शाम शहीदों के नाम एक छोटा सा कार्यक्रम है, जिसमें शहीद परिवार को जो इस क्षेत्र के हैं उनको मुख्य अतिथि द्वारा मंच पर सम्मानित किया जाएगा। मंडल मुख्यालय पौड़ी को फूलों की घाटी बनाने का संकल्प बीते 4 महीनों से लगातार काम कर रही आंदोलनकारी वीरा भंडारी की मुहिम अब रंग लाने लगी है। अब वीरा भंडारी के नेतृत्व में काम कर रही महिलाओं द्वारा ऐसे स्थान पर लगाए गए फूलों के पेड़ों में अब फूल आने लगे हैं, जहां पर कभी गुलदार अपना आशियाना बनाया हुआ था। इसी के साथ ही झाड़ी के कारण लगातार लोगों को रात्रि के समय ऐसे स्थानों की आवाजाही करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वहीं वीरा भंडारी ने बताया कि उनके नेतृत्व में काम कर रही महिलाओं के संगठन द्वारा बीते 4 महीने में मंडल मुख्यालय के ऐसे स्थान में सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई थी, जो गुलदार का आशियाना बन गई थी। इन झाड़ियों को साफ करने के साथ ही वहां पर पुष्प वाटिका लगाई गई। और जो आज हमारा संकल्प था, आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा है। दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहां
इतनी भयंकर झाड़ियां गंदगी यहाँ हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया। गुलदार का आशानी अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहाँ गंदगी हो रखी थी तब से जब से हमने यहाँ फूल लगाए तब से यहाँ एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और हमने जो 4 महीने संकल्प लिया था कि हमारी पौड़ी हम एक फूलों की नगरी बनाएंगे। और हल्द्वानी शहर में प्रशासन और नगर निगम द्वारा बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नगर निगम ने एक दिन पहले बाजार में मुनादी करवाई थी, लेकिन उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। बाजार के अंदर व्यापारियों ने अस्थायी अतिक्रमण कर पूरी बाजार को घेर कर रख दिया था। बाजार के अंदर प्रवेश करते ही नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की और सड़क पर अपना सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का तत्काल सामान जब्त किया गया। साथ ही जिन व्यापारियों ने गंदगी की थी उनके चालान भी काटे गए। इसके अलावा प्रशासन ने व्यापारियों को कड़ी हिदायत दी है कि यदि उनके द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण किए जाने की आदत नहीं छोड़ी गई तो नगर निगम ठोस कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। नैनीताल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और अन्य स्थानों पर वर्कशॉप कराई गई थी। उसके माध्यम से ऑटो चालकों के सत्यापन की काफी वहां पर मांग आई थी। इसी साथ ही जो विभिन्न जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी समय समय पर इस तरह की मांग की जाती रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है जब भी कोई घटना घटित होती है। उसी क्रम में परिवहन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों 3 व्हीलर्स के लिए एक एसओपी निर्गत की गई थी। उसके क्रम में हमारे द्वारा पुनः बैठक की गई। और देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपये की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें ज्वाइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। मुख्यमंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आगामी राज्य के स्थापना दिवस पर समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही निशंक ने कहा है कि उत्तराखंड पहले एक ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा और इसकी जरूरत पूरे भारत में थी। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बनने जा रहा है, जो कि एक सौभाग्य और गर्व का समय है। उत्तराखंड के साथ अन्य राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। और ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है पूरे देश के लिए और अब अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। जो समान आचार संहिता लागू होने का जो विषय है, इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और जगह जगह पूरे देश की मांग थी। उसको इस स्टेट में पहल की और उसको समयबद्ध तरीके से उसको सुनिश्चित भी किया है और अब लागू भी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर उत्तराखंड सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का पहला राज्य ऐसा बनेगा उत्तराखंड पूरे देश का जो यूसीसी लागू करेगा। तमाम सारी नीतियां उत्तराखंड के विकास के लिए लागू की जा रही हैं धामी सरकार के द्वारा।
तो इसके लिए भी उन्हें वो बधाई देते हुए एक तरीके से नजर आए और उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर लागू किया जाएगा ये यूसीसी, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।